हेलो एवरीवन, कैसे आप सब गाइस। सबसे पहली बात तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि 11th क्लास का जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट, जो आज आप पढ़ने जा रहे हो। और कॉस्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, बहुत सारे रिलेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ये कॉस्ट का कंसेप्ट आएगा। तो इस कॉस्ट के कंसेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, कॉस्ट के कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें, जैसे डेफिनेशन है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, इसके रिलेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो उसी के चलते आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कॉस्ट। गाइस, कॉस्ट क्या है? अगर आपसे कंसेप्ट पूछा जाए कि कॉस्ट क्या होती है, तो आपके माइंड में सीधे एक बात आती है कि भाई अगर हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो पैसा लग रहा है वो कॉस्ट है। सपोज आपने घर बनाया, अब एक जो बिल्डर है, मान लो अगर वो एक बिल्डिंग बना रहा है या घर बना रहा है, तो जितना भी पैसा वो उस बिल्डिंग पर लगा रहा है वो सारा का सारा क्या होता है? कॉस्ट होता है। एक बिल्डर ने जितना पैसा लगाया सारा का सारा कॉस्ट है। एक फर्म का मालिक है, अगर वो किसी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जो पैसा लग रहा है वो सारा का सारा कॉस्ट है। तो कॉस्ट है क्या? देखिए, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड्स, यानी कि किसी भी गुड्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके ऊपर जितना भी पैसा लग रहा है वो कॉस्ट है। अब एक मोबाइल की एक फैक्ट्री है सपोज करो, और उसको मोबाइल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना भी रॉ मटेरियल लगा, उसमें कैमरे का पैसा खर्च हुआ, जितने भी इसमें फंक्शंस हुए, या जो इंजीनियर पे पैसा खर्च हो रहा है, वो सारा का सारा एक फर्म का होता है कॉस्ट। कॉस्ट की अगर हमें कोई डेफिनेशन लिखें तो वो है कि इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो गया? लेबर होगी रॉ मटेरियल हमारे पास, मशीनरी हमारे पास रॉ मटेरियल हो गई है। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं और इसी रॉ मटेरियल के माध्यम से कोई भी एक फर्म का मालिक है जो वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब वो जब वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो इनपुट्स में दो कंसेप्ट होते हैं बेटा। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले तो हमें मतलब समझना है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है। एक फर्म है, ठीक है, एग्जांपल पहले हम समझते हैं। एक फर्म है, एक फर्म ने क्या करा कि प्रोडक्शन स्टार्ट करा। जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है तो ध्यान से सुनना, जो भी रॉ मटेरियल वो बाहर से खरीद रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए, वो सारा का सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जांपल देता हूं, मैं किसी भी एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है, एक नॉर्मली एक पर्सन है, उसने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करी। ठीक है, अब इंडस्ट्री स्टार्ट करी तो लैंड उसके पास अपनी है। ठीक है, अब लैंड उसके पास अपनी है तो उसने सबसे पहली बात क्या परचेज करा? उसने मशीनरी परचेज करी। जैसे ही वो मशीन परचेज कर रहा है, परचेज करने के बाद उसने रॉ मटेरियल परचेज करा, फिर उसके बाद उसने वहां पे एम्प्लॉयर लगाए। तो जितना भी जो पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि जो इनपुट पे जो पैसा खर्च हो रहा है, जो वो बाहर से खरीद रहा है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। और जो उसने नहीं खरीदा, जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल पहले से ही पड़ा हुआ है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। कैसे? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन है, सपोज करो वो एक पर्सन जो है ना, वो एक रेंट के मकान में रहता है। ठीक है, अब उसने वो घर जो है वो शिफ्ट करना है। अब जैसे ही वो घर को शिफ्ट करेगा तो इसमें आप समझो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। उसने घर शिफ्ट करा तो सबसे पहली बात, वो उस सामान को दूसरे घर में लेकर गया। जैसे ही वो उस सामान को दूसरे घर में लेकर जा रहा है तो जो रेंट है सामान को इधर से उधर लेके जाने का, तो जो रेंट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। दूसरी बात, अब वो वहां पे आया तो उसने भाई इलेक्ट्रिशियन का काम भी कराना है, सारा का सारा, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मान लो कि अगर वो पेंट भी करवा रहा है अपने पैसों से, ऑनर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करवा के दूंगा, तो वो भी क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हुई? इम्प्लिसिट कॉस्ट जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्रिज उसके पास अवेलेबल है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बेड उसके पास अवेलेबल है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। बर्तन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वो सारी के सारे इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फिर माइंड में कंसेप्ट आता है कि क्या ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसको भी तो पहले कहीं खरीदा गया होगा। तो जो कॉस्ट, याद रखना हमेशा ये बात कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी अपने टाइम पर पहले एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी अपने टाइम पर पहले एक्सप्लिसिट होती है, तभी वो बाद में जाकर इम्प्लिसिट बनती है। पहले एक्सप्लिसिट होगी, फिर कौन सी होगी? वो इम्प्लिसिट होगी। अब आपने आज जो गुड्स खरीद लिया, सपोज करो आपने आज जो गुड्स खरीद लिया, तो आपके लिए तो क्या है? वो एक्सप्लिसिट है। लेकिन अगर आपके पास वो पड़ा रह गया और कुछ और आप खरीद रहे हो उसके बाद, तो वो जो गुड्स होगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो इम्प्लिसिट बन जाएगा। अब जो आप खरीद रहे हो वो एक्सप्लिसिट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल पे जो पैसा खर्च हो रहा है, या पेमेंट कर रहे हो टू दी आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब बाहर वालों को, फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विस।
कोई भी पर्सन है जो बाहर का जो आपको सर्विसेज दे रहा है, आपने एम्प्लॉयर हायर करा, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। देखो वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज को जो आप वेजेस दे रहे हो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे जितना भी पैसा लग रहा है वो सारा का सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, उसके पास ऑलरेडी पहले से रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, लेकिन अगर वो खरीद रहा है बाहर से तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है। अब हम इम्प्लिसिट की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इम्प्लिसिट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड, तो हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। कैसे? अब आपने उस गुड्स को खरीद तो लिया, अब आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो क्या उसकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी? नहीं, उसकी वैल्यू वो नहीं होगी। तो वो कौन सी वैल्यू होती है? वो होती है एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। सो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहा है, तो जितने भी जो सर्विसेज उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो सारा का सारा कौन सा होता है बेटा? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। एग्जांपल भी आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो जब खुद के पास पैसा पड़ा हुआ है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है। रेंट ऑफ ऑन लैंड, अपनी खुद की जमीन है तो उसकी अपनी जमीन पे, अब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी जमीन पर अपने आप को पैसा देगा, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अब कहानी बढ़ते हैं आगे कि कॉस्ट में क्या है। तो कॉस्ट जो होता है बेटा वो सम होता है किसका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। तो कॉस्ट की अगर सिंपल सी डेफिनेशन आ जाए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो कि कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, या इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट। ये कॉस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब कॉस्ट जो होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन कॉस्ट आपके सिलेबस में नहीं है 11th वालों, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट ही आप पढ़ोगे। और शॉर्ट रन कॉस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टोटल कॉस्ट, दूसरा एवरेज कॉस्ट, तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। 3 कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में 2 चीजें, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज में आएगा कौन सा? फिक्स्ड और वेरिएबल। ऐसे ही मार्जिनल में आएगा कौन सा? अच्छा मार्जिनल में तो है ही नहीं, मार्जिनल में तो सिंपल सी बात है, तो याद रख लो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो हाई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से फटाफट से आप ये कॉपी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कॉस्ट के कंसेप्ट बताने जा रहा, राइट। सो गाइस वेल, आपने सारा का सारा कॉपी कर लिया होगा और होप सो आपको समझ आ भी गया होगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट का सबसे पहली बात तो टोटल की तरफ मूव करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसके 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें पढ़ना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हम पढ़ेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा टोटल कॉस्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो सम होता है टीएफसी का और टीवीसी का, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। लेकिन इसीलिए पहले आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताया जा रहा है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब देखो, अगर आप नॉर्मल सा समझो, जो फिक्स है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ाने पर और घटाने पर घटती बढ़ती नहीं बल्कि फिक्स रहती है। आप चाहे प्रोडक्शन जितना मर्जी बढ़ा लो, चाहे जितना मर्जी घटा लो, प्रोडक्शन उतना का उतना रहेगा। एग्जाम्पल देखो, आप मान के लेके चलो कि एक पर्सन ने एक ऑफिस खोला है, ठीक है। अब उसने ऑफिस खोला है तो अगर क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्लाइंट अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा उसका, लेकिन जो उसको रेंट देना है उस जगह का, उस ऑफिस का, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो देखिए, इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो प्रोडक्शन के राइज और घटाने और बढ़ाने से घटती और बढ़ती नहीं, बिल्कुल क्या रहती है? बिल्कुल फिक्स रहती है। उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना कभी भी 0 नहीं होती, वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ। पहले तो समझो कि एक नोट में लिखा हुआ है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसके और भी नाम है। क्यों? हो सकता है पेपर के अंदर कुछ और नाम दे दे, आप ढूंढते रहोगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सर मिली नहीं, आपने बताया था फिक्स कॉस्ट क्या होती है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट का नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट, जनरल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो पे करनी है, दैट इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आउटपुट दे रखा है, अब देखो प्रोडक्शन है नहीं, प्रोडक्शन क्या है? बिल्कुल 0 है। तो प्रोडक्शन 0 फिर भी देखो आपकी जो कॉस्ट है वो आ रही है।
आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, चाहे 0 से लेकर आप 5 तक चले गए या 5 से लेकर अगर आप 0 तक चले गए, आपकी फिक्स कॉस्ट जब उतना फिक्स रहेगी वो आपको पे करनी है, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल भी मैं आपको दे चुका हूं, जैसे रेंट जो आपने पे करना है वो बिल्कुल परमानेंट है, परमानेंट वेजेस पे करनी है, जो परमानेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको वेजेस देनी है, वो भी फिक्स आपको पे करनी है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल वो एक्स के पैरेलल होगा। देखो टीएफसी बिल्कुल फिक्स है, 12 के इक्वल है, और अगर मैं कहूं आपको यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूं तो भी चलेगा, तो ये बिल्कुल 12 जो हो गया यानी कि टोटल फिक्स होगा, कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल हो गई है, पैरेलल हो गई है, किसके, एक्स एक्सिस के। तो टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ऐसे कर खड़ा होगा तो वर्टिकल होता है, अगर बिल्कुल एक्स के पैरेलल है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो द TFC कर्व जो है वो इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, शोइंग, क्या शो कर रहा है कि दैट TFC इज फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो, आपको जो पे करना है वो TFC है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। तो TFC आपको समझ आ गया। अब TFC के बाद आते हैं, मूव करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। टोटल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का अगर मैं मतलब बात करूं आपसे इस वेरिएबल का, तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। तो वो कॉस्ट जो चेंज हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ाओ तो बढ़ जाएगी, घटाओ तो घट जाएगी, जीरो कर दो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल यहाँ पे कि ये कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। ऐसी कौन सी कॉस्ट है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, अब आप रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा खरीदते जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने रॉ मटेरियल खरीदना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, जीरो हो जाएगी। कम कर दोगे तो कम हो जाएगी। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट इज द कॉस्ट विच कैन चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो प्रोडक्शन के बढ़ाने पर क्या हो जाए, बढ़ जाए, घटाने पर घट जाए, और जीरो होने पर जीरो भी हो जाए। लिखा हुआ है कि दिस कॉस्ट कैन बी जीरो, ये कॉस्ट जीरो हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि इसको किस नाम से जानते हैं, इसे प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। पेपर में कुछ भी आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये बात पता है कि हाँ इसके नाम ये वाले हैं, तो हम इसको इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो भी गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी देख लेना, हिंदी में अगर आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो ये नाम तो लिखे आएंगे, इससे बाहर कोई नाम नहीं है। देखिए आउटपुट अगर जीरो है तो प्रोडक्शन भी जीरो है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ रही, बिल्कुल जीरो है। लेकिन अब जैसे ही देखो आप आउटपुट को बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट आपने क्या करा, जीरो के बाद 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब 1 प्रोडक्शन था तो कॉस्ट 6 थी, प्रोडक्शन आपने बढ़ाया 10 हो गई, और बढ़ाया और बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट के बढ़ाने से कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये किस शेप में बनेगा, इसको इनवर्सली एस शेप के नाम से जानते हैं। एक बात आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम टेबल से ही बनाओ, आप टेबल अलग बना सकते हो, डायग्राम की शेप होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप टेबल से डायग्राम बनाते जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको पता है कि ठीक है मैं इसको कर सकता हूं, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो प्लीज आप टेबल के अकॉर्डिंगली डायग्राम ना बनाए, बिल्कुल नॉर्मली बना सकते हैं। तो देखिए TVC इज इनवर्सली एस शेप्ड, TVC क्या है कि इनवर्सली एस शेप्ड है। एज इट इनिशियली इंक्रीजेस, देखो स्टार्टिंग में इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट की तरह अगर हम मूव करें तो वो इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आपकी आ रही है वो कम आ रही है। देखो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो लेकिन स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट कम आ रही है, 0 के बाद 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब आप प्रोडक्शन और बढ़ाते तो जा रहे हो लेकिन आपकी कॉस्ट भी क्या आ रही है, बढ़ रही है। तो टीवीसी कहां की तरफ मूव कर गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये था टीएफसी और टीवीसी। जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट और है, और इस टोटल कंसेप्ट के बाद, टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट के बाद इसका रिलेशन होगा, और फिर एवरेज जो होगा वो हमारा पार्ट 2 के अंदर आएगा। जल्दी से कॉपी करिए फटाफट से। सो वेल गाइज, अब ये जो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टीएफसी आपने पढ़ लिया, टीवीसी आपने पढ़ लिया, कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, एक्सप्लिसिट पढ़ लिया, इम्प्लिसिट पढ़ लिया, और टीएफसी के जो अलग अलग नाम है वो भी आपने पढ़े, और टीवीसी के जो नाम है वो भी आपने पढ़े। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये लास्ट टोटल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम सेकंड वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट को कवर करेंगे और मार्जिन को कवर करेंगे, और फिर इसके रिलेशंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे।
टोटल कॉस्ट क्या है, देखिए कि इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। जितना भी एक फर्म जो प्रोडक्शन तैयार कर रहा है उसको जितना भी पैसा चाहिए होगा उस गुड्स को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट सम होता है किसका, टीएफसी का और टीबीसी का, ये भी हम कह सकते हैं। तो बड़ी अगर सिंपल डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीबीसी एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। हर लेवल पर अगर हम देखें तो जो टीसी होता है वो टीएफसी और टीबीसी का क्या होगा, सम होगा। कैसे, देखो ये आउटपुट दे रखा है 0 से लेके 5 तक, टीएफसी पिछले वाली टेबल, अगर आप टेबल याद कर लो, एक फिक्स कॉस्ट की टेबल याद कर लो, एक वेरिएबल की याद कर लो, बस उसके बाद बाकी आप सारे के सारे अपने आप निकाल लोगे। बता दूंगा आपको कैसे निकालने, डोंट वरी। तो फिक्स कॉस्ट क्या है 12 और टीबीसी जो पीछे बताया था आपको वही हमने लिख दिया। टीसी कैसे निकालना है, देखो 12 का 12 और 6 18, यानी कि टीसी जो है वो टीएफसी प्लस टीबीसी का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके डायग्राम की तरफ मूव करें तो जो टीसी होता है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि ये ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होती है, इसीलिए टीसी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा टोटल कॉस्ट, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बताने वाला नहीं है। लेकिन अब जो मूव कर रहे हैं वो इसके रिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। डायग्राम आप देख सकते हो, बिल्कुल टीएफसी, टीसी और टीबीसी का डायग्राम इसी शेप में बनेगा। और अब हम इसके रिलेशन की तरफ मूव करते हैं। इसका रिलेशन क्या है, TFC is a horizontal straight line parallel to x axis। देखो मैंने भी आपको बताया कि parallel to कौन सा है, x axis है। तो TFC की वही लाइन आगे जो हमने पीछे बताई थी, सेकंड लाइन भी हमने वही लिख दी है जो पीछे बताई थी। क्यों, क्योंकि अगर आपने पीछे वाले कंसेप्ट को समझ लिया तो एग्जैक्टली आप इसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। देखो TC and TBC are inversely S shape, ये S shape का होता है because they rise initially at decreasing rate, then at constant rate, finally at increasing rate। यानी कि इसका मतलब पहले ये बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये घटना शुरू हो गया। ये दोनों तीनों के तीनों कंसेप्ट जो हो रहे हैं ये ड्यू टू एलवीपी होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी आपको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं पता, अगर पता होगा तो वेल एंड गुड, आप इसे जल्दी समझ जाओगे। फिर एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम देखें तो टीसी और टीबीसी दोनों क्या है, इक्वल है इस पॉइंट पे, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। क्योंकि इस पे कोई भी वेरिएबल कॉस्ट होती ही नहीं है, क्योंकि इस समय तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी, 0 है। इसीलिए टीसी और टीएफसी जो है वो क्या है, इक्वल है। कहां पर, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे। होप सो आपको समझ आ गया होगा, टीएफसी भी समझ आ गया, टीबीसी भी समझ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर हम एवरेज की तरफ मूव करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी वाली, कि अगर सफल होना है तो भाई कुछ करना पड़ेगा। सफल होना है तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो सफल होता है वो हमेशा आस नहीं रखता, जो सफल होता है वो हमेशा आस नहीं रखता, और जिसको सफल होना है वो कभी भी याद रखना प्रयास की तरफ मूव करता है। तो प्रयास करो भाई, क्यों पीछे पड़े हो किसी भी चीज के, प्रयास करोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सपोर्ट मिलता रहेगा और वीडियोस आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो टिल देन मिलेंगे आपसे वीडियोस में, बाय बाय टू ऑल।